क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इतिहास को कहानी की तरह देखो तो कितना मज़ा आता है। हमने अपनी जर्नी शुरू की थी अति पुरातन मानव से, फिर हमने देखा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन और राइज ऑफ इस्लाम, और अब हम देख रहे हैं मध्य युग की शुरुआत में यायावर साम्राज्य। पिछले वीडियो में मैंने आपको चंगेज़ खान के बारे में बताया था कि एक छोटा सा लड़का, 9 साल का लड़का, वो कैसे सिंहासन पर बैठा और फिर वहाँ से वो बढ़ते 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 उसने कैसे अपने साम्राज्य को मंगोलिया से लेकर पूरे एशिया में फैला दिया। और ये पूरे फैलाने वाला काम उसने केवल 20 साल के अंदर किया था। उसके कारण भी मैंने आपको बताए थे। 1227 में चंगेज़ खान की डेथ हो गई और उनके डेथ के बाद उनके बेटों ने साम्राज्य को और भी काफ़ी बढ़ाया। चलो देखते हैं कैसे। चंगेज़ खान के 4 बेटे थे। बड़े 2 बेटे थे जोची खान और चागाताई खान। ये निकले पश्चिम की तरफ। पहले इन्होंने रूस के जो बड़े बड़े घास मैदान, रूस के स्टेप्स थे, इन सब को जीत लिया और फिर जाके पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, इन सब जगह पर भारी जीत हासिल की और आगे बढ़े। ऑस्ट्रिया के वियना शहर तक पहुंच गए और इनका स्टाइल था कि ये कहते थे कि मैं या तो तुम मेरी सत्ता मान लो या मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूं। और कुछ देश कहते थे भैया आक्रमण मत करो, आक्रमण न करने के लिए हम आपको टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो काफ़ी बढ़ रहे थे। वियना पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि अपने राज्य को अब स्थिर बनाया जाए, तो इससे वो आगे नहीं बढ़े और उन्होंने अपने दोनों में साम्राज्य को बांटा। जोची खान को मिला रूस का सारा एरिया, जो स्टेप्स थे इसका उन्होंने नाम दिया गोल्डन होर्ड। और यहाँ बड़े बड़े घास मैदान थे जो इनके लिए बहुत ही कीमती, क्योंकि आपको याद होगा इनकी पशुपालन इनका मेन ऑक्यूपेशन था। वहाँ वो बड़े बड़े घोड़े पालते थे। और जो दूसरे भाई थे चागाताई खान, उनको मिला पश्चिमी चीन, पश्चिमी रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे माउंटेन्स काफ़ी थे, पर यहाँ पे कई बड़े बड़े शहर थे जैसे मर्व, समरकंद, बुखारा। ये सब शहर ना बड़े व्यापार केंद्र थे, तो वो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। तीसरे भाई थे ओगदेई खान। चंगेज़ खान की इच्छा थी कि ये मंगोलिया में बैठ के पूरे साम्राज्य पर नज़र रखे, वो उनका खागान या सम्राट बने। तो ओगदेई खान वही बने। उन्होंने 1236 में काराकोरम में अपनी राजधानी इस्टेब्लिश की और ये इतनी एक शानदार शहर थी कि लोग उसे देखने के लिए आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे। यूरोप के देशों के साथ उसकी रूट्स बनी हुई थी ताकि वो वहाँ अच्छी तरह से व्यापार कर सके। चंगेज़ खान के चौथे बेटे थे तोलुई खान। इनके 3 बेटे थे, मोंके खान, कुबलाई खान और हलाकू खान। ये तीनों मिलकर पश्चिम की दिशा में गए और उन्होंने ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, मिस्र, इन सब पर इन्होंने विजय प्राप्त की। तो एक बड़ा सा साम्राज्य बन गया। इसका अधिपति उन्होंने हलाकू खान को रखा और मोंके खान की नज़रें टिकी थी चीन के ऊपर। तो मोंके खान और कुबलाई खान ज़्यादातर सेना लेके चीन की तरफ चले गए, छोटी सी सेना हलाकू खान के पास थी। जैसे ही वो निकले, हंगरी, सीरिया, मिस्र, इनके जो बागी सैनिक थे उन्होंने आके धावा बोला और जो छोटी सी मंगोल सेना थी वो हार मान गई। हलाकू खान को पीछे हटना पड़ा। वो ईरान में आ गए और वहाँ उन्होंने इखानेत ऑफ पर्शिया का एस्टैब्लिशमेंट किया। मोंके खान और कुबलाई खान दोनों चाइना की तरफ चले गए और उन्होंने साउथ चाइना में सोंग डायनेस्टी थी, आपको याद है ना, चंगेज़ खान ने उनको अटैक नहीं किया था, वो वापस चले गए थे। अब ये दोनों भाइयों ने जाकर उन पर भारी धावा बोला। 1250 तक उन्होंने साउथ चाइना को पूरा अपने कब्जे में ले लिया, सोंग डायनेस्टी को डिफीट कर दिया, नॉर्थ और साउथ चाइना को एकीकरण कर दिया और मोंके खान बने इसके सम्राट। साल था 1250 AD। मोंके खान कुल 10 साल तक ही सम्राट रहे, उनके बाद उनकी डेथ हो गई। 1261 में कुबलाई खान सम्राट बने और ये काफ़ी 30 साल तक सम्राट बने रहे। इनके टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई, बहुत धन दौलत सब कुछ हुआ और इसमें पूरा फलता फूलता एक साम्राज्य बन गया। कुबलाई खान ने ज़ैनाडू में एक बहुत सुंदर नगरी बनाई थी जिसके बारे में लोग कविताएं लिखते थे, और सिल्क रूट जिससे पश्चिम से व्यापारी आते थे और चीन के व्यापारी पश्चिम जाते थे, उसका भी पूरा अच्छी तरह इस्टेब्लिशमेंट हुआ कुबलाई खान के टाइम पे। पश्चिम से वेनिस से मार्को पोलो नाम के ट्रैवलर, वो इसी टाइम कुबलाई खान के टाइम पर ही चीन आए थे। कुबलाई खान ने युआन वंश की स्थापना की जो बहुत सालों तक चलती रही।
आप सोच रहे हो ना, मंगोलिया छोटी सी देश, मंगोल यायावर, उनके पास इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन भी कुछ नहीं थी, पर इन्होंने इतने बड़े बड़े जो साम्राज्य थे जिनमें कृषि, व्यापार, उत्पादन इतना कुछ होता था, इन सबको इन्होंने कैसे ध्वंस कर दिया, इन सब के ऊपर इन्होंने कैसे राज जमा लिया, और राज जमाने के बाद इसको कैसे कुशलता से प्रशासन किया, इसके बारे में चलो हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामरिक प्रशासन या मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ। पहले ना मंगोल सेनाएं, जो यायावर सेनाएं होती थी, वो टुकड़ियों में रहती थी, 10, सैकड़ा, 1000, 10,000, और ये टुकड़ियाँ कबीलों के लिए लड़ती थी और कभी कभी अपने कुल के लिए भी लड़ती थी। चंगेज़ खान ने ये पूरी व्यवस्था को रद्द कर दिया। उन्होंने जो 1206 आपको याद होगा, सबको जीतने के बाद उन्होंने किरिलताई बुलाई थी। किरिलताई में उन्होंने सारे सरदारों को एक किया था, एक करके उन्होंने एक महासंघ बनाया और सारे सरदारों के जितनी आर्मी थी सबको मिला दिया। अब इनकी आर्मी बन गई बहुधर्मीय, बहुजातीय और बहुभाषीय, और इनको इन्होंने 10,000 की टुकड़ियों में बांटा। एक टुकड़ी में कितने ही किस्म के लोग रहे, कितने ही अलग अलग ट्राइब्स के लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते थे। तो पुराना जो मामला था वो तो पूरा चेंज हो गया। पुराने सरदारों का भी बोलबाला उनको कम करना था, क्योंकि वो अपने को बड़े पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो चंगेज़ खान को जो मित्र थे, जिन्होंने उनको बचपन से उनका साथ दिया था, उनके बुरे दिन में जिनका साथ दिया था, उन्होंने उनको अपना मुंह बोला भाई माना, उसको वो अंडा कहते थे, और उन्होंने उन सबको सेना नायक के उच्च उच्च पद दिए। तो एक नई तरह की सेना बनने लगी। ये एक बड़ा परिवर्तन आया। चलो अब हम देखेंगे राजनैतिक प्रशासन के बारे में। चंगेज़ खान केवल कुशल योद्धा ही नहीं थे, वो बड़े कुशल राजनैतिक थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके डेथ के बाद मारामारी, काटा काटी करके चारों भाइयों में लड़ाई हो। तो उन्होंने अपने ही पहले ही उन्होंने कह दिया था कि इसको 4 हिस्से में बांटा जाए और 4 बेटों को अलग अलग हिस्से मिले। इसके बारे में तो हम अभी जान ही चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ का ऐलान किया जिसको कहते हैं उलूस। उलूस का मतलब एक जन्मभूमि जिसकी सीमाएं तय नहीं है, क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब एम्पायर बढ़ रहा था, जो आज इतना है कल इतना भी हो सकता है, और चारों भाइयों ने इस बात का सम्मान किया, इस बात को माना। अब तीसरे नंबर पे देखो, मंगोल थे फ्यू, और जिस देश में जाते थे वहाँ तो लोग तादाद में थे, बड़े थे, वो कैसे इनको मैनेज करते होंगे। तो चंगेज़ खान ने ना कुछ नियम बनाए थे, किरिलताई में सरदारों के साथ बैठ के कुछ विधि और नियम बनाए थे कि यायावर साम्राज्य में लोग कैसे रहेंगे, कैसे कामकाज करेंगे, कैसे टैक्स देंगे इत्यादि कुछ नियम बनाए थे। इनका नाम था यास। तो जहाँ भी वो विजय प्राप्त करते थे वहाँ एक बड़ी जनसभा बुलाते थे, और जनसभा में चंगेज़ खान यास का ऐलान कर देते थे और सबसे कहते थे कि ये बड़ी सख्ती से पालन होगा, जो इसका पालन नहीं करेंगे उसे पनिशमेंट मिलेगा। वो खुद को कहते थे मैं भगवान ने मुझे भेजा है आप लोगों को पनिशमेंट देने के लिए, या तो मेरी बात मानो या तो पनिशमेंट लो। ये देखो पत्थर पे खुदा हुआ चंगेज़ खान का यास। चंगेज़ खान के पुत्र भी यास इस्तेमाल करते थे, पर धीरे धीरे जैसे वंश बढ़ता गया, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन आते गए, वह यास में ना परिवर्तन आने लगे। चंगेज़ खान का यास बड़ा क्लियर कट था, सीधा सीधा सीधा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो फिर उनके पोते और उनके भी पोते वो होते रहे, तो वहाँ बहुत सारे उनके दरबार में लोग आ गए जो बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति करके लिखने लगे। तो बाद के यास और पहले के यास में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हो, ये एक चिट्ठी जो चंगेज़ खान ने फ्रांस के सम्राट को भेजा था कि मैं फ्रांस आऊं या तुम मुझे कर दोगे, और हर चिट्ठी पर ऊपर उनका सील लगा रहता था। मैं बार बार कह रही हूँ ना, वो बड़े कुशल राजनीतिक थे। वो ये जानते थे कि अगर मैं एक डिसीजन लेके सबके ऊपर थोप दूँ तो मेरे अंडर जो सरदार हैं ये शायद माने शायद ना माने, इसलिए उन्होंने वो किरिलताई जो सभा होती थी उसको रेगुलरली बुलाते थे और सभा में वो सारे पॉइंट्स का डिस्कशन करते थे, और जो डिसीजन होता था वो एक सामूहिक डिसीजन होता था, एक कलेक्टिव डिसीजन होता था। किन मामलों पर बात होती थी कि साम्राज्य का आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, इसका फ्यूचर क्या होगा, अगला अभियान कहाँ पे करेंगे, जो लूटपाट का माल है इसका डिवीजन कैसे होगा, ये जो चरागाह है इतने सारे इसके उत्तराधिकार कौन बनेंगे। तो इस मेथड से, ये जो सामूहिक डिसीजन वाले मेथड से उन्होंने शांति बनाए रखी थी सब कबीलों के साथ, और उनके जो वंशज थे उन्होंने भी ये किरिलताई मेंटेन किया। 5वें नंबर पे हम देखेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़, साम्राज्य बढ़ रहा है, युद्ध का टाइम है, फटाफट इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही
फुर्तीला हरकरा सिस्टम, कुरियर सिस्टम बनाया। जगह जगह पे सैनिक चौकियाँ थी और हर चौकी पे बलवान घोड़े और कुशल घुड़सवार जो संदेशवाहक होते थे वो वेट करते थे। एक घुड़सवार आया, उसने संदेश दिया, दूसरा निकला, वो फिर दूसरे जगह से, तीसरे जगह से, चौथे जगह से, ऐसे करते करते बड़ी फुर्ती से संदेश एक जगह से दूसरे जगह चला जाता था। अब इसको करने के लिए बलवान घोड़ों की भी तो ज़रूरत थी। हर कबीला अपने घोड़ों से 10% हर साल चंगेज़ खान को, सेना को दे देते थे। इसका नाम था कुबकुर उगाही या कुबकुर लेवाई, कुबकुर टैक्स। लोग इसको देते हुए परेशान नहीं होते थे क्योंकि इनसे उनका भी फ़ायदा था। अपना संदेश भेजना हो, इस सिस्टम को यूज़ कर लो। चलो अब हम अर्थनैतिक प्रशासन के बारे में भी देख ले थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी है ना, बिना पैसों के तो कुछ होता ही नहीं है। तो क्या था, 13वीं सदी का जो पहला पार्ट था, मैंने आपको जैसे बताया ना, 1203 से चंगेज़ खान ने सारे कबीलों को जीतना शुरू किया और उनके पुत्र चलते 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 ऑलमोस्ट 1250 तक वो साम्राज्य को बढ़ाते ही गए। तो ये युद्ध का टाइम था, साम्राज्य बढ़ाने का टाइम था, स्थिर होने का टाइम नहीं था। जहाँ जाते थे वहाँ वो ध्वंस कर देते थे, शहरों में आग लगा देते थे, व्यापार चौपट हो जाता था, कृषि भूमि खराब हो जाता था। और उनको कृषि पे कोई इच्छा भी नहीं थी। उनकी इच्छा होती थी कि सारे कृषि भूमि को घास मैदान में कन्वर्ट कर दो और यहाँ घोड़े पालो। ये था इनका सोचने का जो तरीका था। तो 1250 के बाद जब शांति हुई, स्थिरता की टाइम हुई, चारों भाई अपने अपनी जगह पर स्थिर होकर बैठे, तब उन्होंने व्यापार बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सड़कें बनाई, अच्छे अच्छे व्यापार केंद्र जो थे इनको फिर उत्साह दिया, इनको बढ़ने के लिए बड़े बड़े बाज़ार बनाए उन्होंने। वहाँ पर यूरोप से लोग आने लगे यहाँ से चीज़ खरीदने के लिए। सिल्क रूट जो रेशम रास्ता बना यूरोप से लेकर चीन तक, फिर उससे आगे बढ़कर मंगोलिया तक, क्योंकि काराकोरम शहर में लोग जाना बहुत पसंद करते थे, वहाँ से चीज़ें खरीदना भी बहुत पसंद करते थे। तो इस रूट पे चलने में, सेफली चलने के लिए उनको ट्रैवलर्स को एक पास मिलता था जिसको कहते थे पैसा या जेरेस, और इस पास के लिए उन्हें एक कर देना पड़ता था जो था बाज कर, और लोग इसे खुशी खुशी दे देते थे। इससे वो होता था कि हम मंगोल सम्राट के सत्ता मान रहे हैं, हमारे पर कोई हमला ना हो। अब आप ही बताओ, इतना बड़ा जो साम्राज्य था केवल व्यापार पे तो नहीं चल सकता था ना, कृषि की भी ज़रूरत थी। किस चीज़ से व्यापार करेंगे, कृषि की तो बहुत ज़रूरत थी। और ये लोग तो कृषि को पसंद ही नहीं करते थे, यायावर लोग, घास मैदान। पर जब चाइना को उन्होंने कॉन्कर किया, चाइना के जो मंत्री थे, चाइना के जो विद्वान थे, उन्होंने कृषि का महत्व समझाया। धीरे धीरे वो मानने लगे उस चीज़ को। और फिर चंगेज़ खान के एक उत्तराधिकारी जिनका नाम था गजन खान, उन्होंने एक डिक्री भी पास कर दी कि कृषकों पर कोई अत्याचार न हो, हम कृषक के रक्षक हैं। इस तरह चारों भाइयों ने कृषि पर धीरे धीरे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और इससे कृषि भी पनपने लगा। तो मेरे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, चंगेज़ खान ने मंगोलिया से निकालकर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे जीता था, और इस वीडियो में हमने देखा कि उनके बेटों ने उसको कैसे बढ़ाया, और साथ साथ उनकी राजनैतिक प्रशासन, उनकी मिलिट्री प्रशासन और उनकी अर्थनैतिक प्रशासन, इन सब के बारे में हमने जाना। हिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आप उसे कहानी की तरह देखो, और हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारा सारांश देख लो, वीडियो को पूरा एक बार देख लो, फिर चैप्टर पढ़ो, फिर अपना आंसर लिखो, बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे, पक्का, आई प्रॉमिस यू दैट। और आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि इस पर हम डेली एक बहुत सुंदर पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश